साथियों, वंदे मातरम। अपना टॉपिक है कार्य ऊर्जा शक्ति का। उसमें मैं यूं कहूंगा कि अगला जो सेगमेंट आता है वो आता है अपने एनर्जी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है भैया? एनर्जी से रिलेटेड है। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर का या इस टॉपिक का अपन पार्ट करते हुए चलेंगे, भाग बनाते हुए चलेंगे। तो अपन ने अभी तक पढ़ लिया कार्य का, और अब अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। तो मैं आपको एक बात बता दूं मोटा मोटी तौर पर कि ये जो अपना टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर का, जिसको WPE बोलते हैं, मैंने आपको कहा था ना टॉपिक का क्या नाम था अपने? WPE। सर ये WPE मतलब क्या? वर्क एनर्जी पावर। अपन ने वर्क पढ़ लिया, क्लियर है वर्क अपना? हाँ क्लियर है सर। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी, और फिर अपन क्या पढ़ेंगे? पावर, और अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैंने शायद आपको कहा भी था कि अपना ये टॉपिक होगा लास्ट 3 या लास्ट 4 क्लास का है, और मैं यूं कह दूं कि 3 क्लास का ही है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी तक अपन ने पढ़ा कार्य में गणनात्मक सवाल आने का ज्यादा चांस रहता है अपने एग्जाम के अंदर, और ऊर्जा का थ्योरी का क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस रहता है एग्जाम के अंदर। आप बोलोगे सर कैसे? हमें समझ में नहीं आई बात। तो सुनना, मैंने आपको कार्य के रिगार्डिंग एक बात बताई थी। मैंने आपको कहा था कि कार्य के लिए क्या ध्यान रखना है कि किसी वस्तु में उत्पन्न विस्थापन और उस पर लगने वाले बल के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान क्या बोलती है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल के कारण उसमें अगर विस्थापन उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहा था? फिजिक्स ने कहा था कि W बराबर F इंटू S हो जाता है, यानी W बराबर क्या होता है? Fs होता है। इसी को क्या बोलते हैं? वर्क डन। वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय एनिमल, वर्क डन बाय पर्सन, कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं यूं कहूंगा कि कार्य के लिए आपको ध्यान रखने हैं कुछ फॉर्मूलाज। मैंने कहा था W बराबर क्या हो जाएगा? Fs हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल था। फिर मैंने आपको कार्य बताया था, मैंने कहा कि अगर किसी वस्तु पर बल के लिए फिक्स बॉल नहीं रहा है, आपको बल के लिए फिक्स बॉल नहीं रहा है कि वो क्षैतिज से लग रहा है या ऊर्ध्वाधर लग रहा है, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है? वैसी स्थिति में आपको कार्य के लिए उसके घटक कर लेने हैं बल के। अगर बल किसी वस्तु पर एंगल पर लग रहा है, किसी कोण पर लग रहा है, तो आपको घटक करना सिखाया था। मैंने कहा थीटा के सामने वाला हमेशा ही क्या होगा? cos थीटा होगा। क्या होगा जवानों? cos थीटा होगा। और उस cos थीटा को ही क्या बोलोगे आप? F cos थीटा, और फिर W बराबर F cos थीटा इंटू S, तो W बराबर Fs cos थीटा आ जाएगा। फिर मैंने कहा cos थीटा के आधार पर कार्य 3 प्रकार का होता है। मैंने कहा अगर थीटा 0 डिग्री होगा, cos 0 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होती है 1, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगर cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 तो आपका किया गया कार्य धनात्मक होगा। अगर आपके cos 180 डिग्री आ जाता है, यानी वस्तु पर बल लग रहा है इस तरफ, वस्तु का विस्थापन है उस तरफ, तो इन दोनों के बीच में बल तथा विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा, तो cos 180 डिग्री -1 होता है, यानी आपका किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। और अगर आपका, जैसे मैंने कहा कुली द्वारा सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर चलना, तो कुली जब माथे पे सामान लेकर के चलता है तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है, बल क्या होता है जवानों? गति में पढ़ाया था मैंने, बल क्या होता है? बल होता है वो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, m इनटू a होता है। तो जवानों वस्तु द्वारा मैं यूं कहूंगा पृथ्वी की ओर कौन सा बल लगेगा? आप बोलो सर गुरुत्वीय बल लगेगा। अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन का। तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है वो क्या हो जाएगा? m तो वही है, अगेन वही है, द्रव्यमान तो वही है, लेकिन यहाँ पे त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, यानी a नहीं होकर क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। इसलिए आपका बल हो जाएगा mg। और विस्थापन कितना कि वो s दूरी तक गया है सामान लेके, कौन? कुली, तो mg इंटू h या s जो भी होगा। तो इस केस में बोलते हैं उसके लगने वाले बल और विस्थापन के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, दैट मींस वर्क डन 0 है। इसको शून्य कार्य कहा जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें आपको कार्य के रिगार्डिंग दिमाग में रखनी है। कार्य के बारे में सारी बातें अगर आप लेके चलते हो तो आपका कार्य का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो तो था आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। अब अपन पढ़ रहे हैं खाली थ्योरी वाला पोर्शन, इसमें हल्का फुल्का न्यूमेरिकल का पोर्शन आएगा। तो देखते हैं ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहली बात वही है कि सर ऊर्जा किसे कहते हैं? तो मैं क्या बोलूंगा? कार्य करने की, क्या बोलूंगा जवानों? साथ में लिखते चले, कार्य करने की
कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अरे कार्य करने की जो क्षमता होती है इसे क्या बोलते हैं जवानों? ऊर्जा कहते हैं। मैं एक और लाइन लिख रहा हूं, मैं साथ ही साथ में एक चीज और बताना चाहता हूं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि वस्तु की ऊर्जा की माप, वस्तु की साथ साथ लिखते चले भैया, वस्तु की ऊर्जा की माप उसके किए गए, उसके द्वारा किए गए कार्य से की जाती है, उसके द्वारा किए गए कार्य से की जाती है। आप बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको समझाऊंगा। एक लाइन लिखी है मैंने कि वस्तु की ऊर्जा की माप उसके द्वारा किए गए कार्य से की जाती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ माप। इस चीज को दिमाग में रखना। मैं इसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, आपको लाइव एग्जांपल समझा रहा हूँ। सपोज दैट आप अपने खेत पे काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने खेत पे कोई भी टाइप का, खेत पे या घर पे कोई भी टाइप का काम, चाहे आप अपनी दुकान पे किसी बंदे को रख के काम करवाते हैं, चाहे आपके घर पे काम चल रहा होगा कंस्ट्रक्शन का, वहां काम करवाते हैं, या आपके कोई खेती बाड़ी का काम है, तो वहां अगर आप दो बंदे लेके आते हो काम करने के लिए, तो नो डाउट ऐसा होता है कि एक आदमी ज्यादा काम कर रहा है, एक कम कर रहा है, या एक आदमी का काम आपको पसंद आ रहा है, एक का पसंद नहीं आ रहा है। एक आदमी तो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है और एक अपने मन मर्जी से काम कर रहा है, मतलब निठल्ले टाइप है, वो टाइम पास कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है या कुछ भी, या वो काम कर भी रहा है जो मैं यूं कहूंगा प्रोडक्टिव काम नहीं दिख रहा है आपको, वो हाथ चला रहा है लेकिन आपको उसका काम पसंद नहीं आ रहा, या आप जितना चाहते उतना नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो? आप एक अपनी देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? वो मुर्दा है, वो सही है। मतलब क्या आप बोलते हो? ये तो मुर्दा है और ये सही है, यानी आप ये कहते हो इससे काम हो नहीं रहा है, इससे और मतलब फिर आप क्या बोलते हो? इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी ऊर्जा कम है। मतलब क्या आप उस टाइम पे उस बंदे को या उस आदमी को क्या कर रहे होते हो? रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। आप उसका एनर्जी लेवल से क्या कर रहे होते हो? उसके कार्य की माप कर रहे होते हो, या उसके कार्य से आप उसके एनर्जी लेवल की माप कर रहे होते हो। यानी आप क्या करते हो? आप देखते हो इस आदमी ने तो आज इतना सा काम किया, इस आदमी ने इतना सारा काम किया, फिर आप क्या बोलते हो? इसने ज्यादा काम किया है इसलिए इसकी ऊर्जा ज्यादा है, जबकि इसने कम कार्य किया इसलिए इसकी ऊर्जा कम है। यानी कि एक बात है, ये बोलता है कि वस्तु की ऊर्जा की माप उसके द्वारा किए गए कार्य से की जाती है। यानी अगर कोई भी पर्सन कार्य कर रहा है तो कितना कार्य करता है, कितने टाइम में करता है, किस अंदाज में कार्य करता है, उसी चीज को देखते हुए उसी थीम पे उसकी ऊर्जा डिसाइड होती है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि कार्य और ऊर्जा लगभग एक सी की बात है। ये बात समझ में आई क्या? मैं यूं बोल सकता हूं कि कार्य और ऊर्जा लगभग एक सी बात है, वर्क और एनर्जी लगभग एक सी ही बात है। मैं यूं कह सकता हूं क्या कि किसी आदमी के द्वारा किया गया कार्य ही डिफाइन करता है उसकी ऊर्जा को, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ही प्रदर्शित करता है उसकी ऊर्जा को। यानी मैं एक बात लिख सकता हूं, मात्रक। मात्रक क्या? जो मात्रक भैया कार्य का होता है वही मात्रक ऊर्जा का होगा। इसका मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। कार्य की तरह इसका मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? जैसे प्रदर्शित करते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? यानी कि कोई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ही उसकी ऊर्जा की माप होता है। यानी कि कोई व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अरे बात समझ में आई क्या? इतनी अगर बात क्लियर है तो फिर मैं आपको बता दूं टाइप्स। मैं क्या बताऊंगा आपको? टाइप्स। आप बोलोगे सर टाइप्स किस बात के? मैं आपको कुछ एनर्जी के टाइप बता रहा हूं। हालांकि मैं इसमें नहीं भी लिखा हूं तो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कई प्रकार की अपने क्या होती है? ऊर्जाएं होती है। एक लाइन में यहां लिखना चाहूंगा कि अपने पृथ्वी पर क्या बताऊंगा मैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको सबको पता है। पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत, प्राकृतिक नेचुरल एनर्जी सोर्स, प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है जवानों?
पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। अरे भैया, इस पृथ्वी पर सूर्य होता है। इस पृथ्वी पर एकमात्र अगर ऊर्जा का कोई प्राकृतिक स्रोत है तो वो कौन है? सूर्य देवता है, सूर्य भगवान है। अरे इस पृथ्वी पर नेचुरली अगर कोई सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, सबसे ज्यादा जिसकी एनर्जी है, अपने को कोई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तो वो कौन है आपका? सूर्य। बड़ा बात क्लियर है क्या? अरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं? अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। वो कौन सी क्रिया थी? प्रकाश संश्लेषण थी। कोशिका के हरित लवक में क्रिया होती है। बातें करेंगे लेकिन आगे, अभी नहीं। अभी क्या चल रहा है? अपना फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, ऊर्जा का टॉपिक चल रहा है। तो अपन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं यूं बताऊंगा आपको, एक नंबर पे अपन उठाते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या उठाते हैं अपन? यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं। आप बोलोगे सर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु में, मैं लिख देता हूं किसी वस्तु में, किसी वस्तु में उसकी गति, किसी वस्तु में उसकी गति व स्थिति, गति या स्थिति, मोशन एंड पोजीशन, किसी वस्तु में उसकी गति व स्थिति या दोनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा, या दोनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा, क्या कहलाती है भैया? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी? ऊष्मीय ऊर्जा। आप बोलोगे सर ये क्या है? तो आप इसके नाम पर फोकस करें, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। मैं बोलूंगा वस्तु की या वस्तु में ऊष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वस्तु में ऊष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा। अरे एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय हीट, वस्तु में ऊष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा। अरे किसी वस्तु में ऊष्मा या हीट के कारण उत्पन्न ऊर्जा होगी, वो कौन सी होगी? ऊष्मीय ऊर्जा। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा। अरे नामों से ही पता चल रहा है जवानों, रासायनिक ऊर्जा क्या होगा? आपको खुद को पता है रासायनिक मतलब क्या? केमिकल्स। रासायनिक मतलब क्या? केमिकल्स, रसायन, केमिस्ट्री की बात चल रही है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा। ये छोटी छोटी सी बातें भैया आप साथ में लिख लें। रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा। बहुत ज्यादा कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं आता है, आपको मैं और बता सकता हूँ क्या? प्रकाश ऊर्जा। अरे सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? प्रकाश ऊर्जा, यानी प्रकाश के कारण उत्पन्न ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा। मैं नई लाइन में नहीं लिखवा रहा हूं भैया, छठी सातवीं क्लास की बातें हैं। और क्या है? विद्युत ऊर्जा। और क्या है? विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिसिटी के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या हो जाती है? विद्युत ऊर्जा। ये आपकी मोटा मोटी तौर पर बातें हुई किसके रिगार्डिंग? ऊर्जा के रिगार्डिंग। मुझे अब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं यूं कहूंगा कवर करना है, जिसका नाम है यांत्रिक ऊर्जा, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ आपके। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, या इसी को बोलते हैं टोटल एनर्जी। ये है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपको अभी खुल के समझाना है, जो मैं समझाऊंगा इस सेगमेंट के बाद। एक बार अगर मैं वापस बता देता हूं आपको, अभी तक अपन ने पढ़ा है ऊर्जा, अपना टॉपिक चल रहा है कार्य, ऊर्जा, शक्ति का। उसमें से आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी का। जवानों, मैंने आपको बोल दिया कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से ही डिफाइन होती है क्या? ऊर्जा। इसलिए इसकी परिभाषा भी होती है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा। एनर्जी कौन सी? कैपेसिटी देखी जाती है उस व्यक्ति की कार्य करने की। अगर कोई व्यक्ति द्वारा कार्य ज्यादा किया जाता है तो उसकी ऊर्जा भी ज्यादा है, अगर कोई व्यक्ति द्वारा कार्य कम किया जाता है तो उसकी ऊर्जा भी कम है। फिर मैं क्या बोलूंगा? वस्तु की ऊर्जा की माप उसके द्वारा किए गए कार्य से की जाती है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा था खेत पर अगर दो आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी ने उसी टाइम में मतलब 1 घंटे में मान लो काम ज्यादा किया है और एक आदमी ने 1 घंटे में काम कम किया है, तो उसके कार्य को देख के डिफाइन की जाती है उनकी एनर्जी। कहा जाता है कि इसकी एनर्जी तो ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। ये हुई बात। फिर मैंने कहा कि मात्रक क्या हो जाएगा? भाई अपन जब बोल रहे हैं कि ऊर्जा या कार्य लगभग एक सी बात है, तो उनके मात्रक भी एक जैसे ही हैं। जूल है इसका मात्रक। नेक्स्ट मैंने कहा पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है, आपका सन है। ये बात क्लियर होगी।
नेक्स्ट देखना, मैंने कहा अपन टाइप्स की बात करते हैं। तो भैया टाइप में छठी 7वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा होती है, विद्युत आयनों आवेशों के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उष्मा या हीट के कारण उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो ये सारी नॉर्मल सी बातें होती है। अपने को एक टॉपिक समझना है यांत्रिक ऊर्जा का। तो देखना नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में। तो मैंने आपको कहा था कि अपने एक जो पॉइंट पढ़ना होगा वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। किस टॉपिक के बारे में भैया, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, या इसी को कई लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी, टीई। टोटल एनर्जी मतलब क्या, मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, मैं अगर इसकी सीधी सी डेफिनेशन की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि किसी वस्तु में गति, या यूं कहूंगा स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन सीधा ये भी बोल सकते हैं कि वस्तु की गतिज व स्थितिज, वस्तु की गतिज व स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज व स्थितिज ऊर्जा के योग को ही स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आप बोलोगे सर आपने दो शब्द लिखे वो हमें नहीं पता अभी तक, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक सिंपल सी बात लिखी है मैंने यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी के बारे में कि वस्तु की गतिज व स्थितिज ऊर्जा के योग मतलब क्या होता है जवानों, योग मतलब इनका जोड़। अब देखना, मैं यूं लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी, मैं लिख सकता हूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है कि सर आप बस लिखे जा रहे हो, हमें पता नहीं है कि टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक क्या है, पोटेंशियल क्या है। तो जवानों आपको यही चीज समझाने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ दो डिवाइडेशन। एक तरफ मैं लिखूंगा गतिज ऊर्जा, एक तरफ मैं क्या लिखूंगा, गतिज ऊर्जा। मैं इसके ब्रैकेट में लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखूंगा जवानों, काइनेटिक एनर्जी। एक तरफ मैं लिखूंगा स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसके ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, पीई, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है जवानों, स्थितिज ऊर्जा। अब आपके सवाल आ रहा है दिमाग में कि सर ये गतिज ऊर्जा क्या है और ये स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो मैं आपको इसको एग्जांपल से और इसकी थ्योरी से, इसके डेरिवेशन से सारी बातें समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसकी लिख देता हूं डेरिवेशन। आप लोगों को पता है कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो प्रारंभिक वेग u से अपनी गति प्रारंभ करता है और चलते चलते वो अपना अंतिम वेग ग्रहण कर लेता है जिसको v बोलते हैं, जिसका त्वरण a है, जो s विस्थापन तक जाता है। अरे आप समझ रहे होंगे कि सर आप गुमराह करके हमें ले जा रहे हो गति के तीसरे समीकरण पर। सर आप हमें गुमराह करके ले जा रहे हो गति के तीसरे समीकरण पर। सर आप प्रारंभिक वेग की बात बोल रहे हो, आप अंतिम वेग की बात बोल रहे हो, आप त्वरण की बात बोल रहे हो, आप उसके द्वारा तय की गई दूरी की बात कर रहे हो। सर आप साफ साफ क्यों नहीं कहते v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की बात कर रहे हो। हाँ जवानों, मैं गति के तीसरे समीकरण की बात कर रहा हूं। आप यहां से त्वरण बता दो मुझे क्या होगा। तो आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा सिंपल बात है, यहां से त्वरण क्या हो जाएगा, a बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा। ये तो सर आपने हमें बताया भी था। यहां मैं लिख सकता हूं चूंकि a बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। कैसे उठा पटक करनी है भैया, अगर ये इधर जाएगा तो माइनस होगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये गुणा वाली चीजें इसके बट्टा में चली जाएगी। फिर याद करो गति का दूसरा समीकरण, गति के सेकंड लॉ से, गति के सेकंड लॉ से या सेकंड इक्वेशन से, गति के दूसरे समीकरण से। गति का सेकंड लॉ है भैया, याद करो वो क्या देता है जवानों। गति का दूसरा समीकरण आपको क्या सिखा के गया था, अपनी ईमानदारी से बताना। गति का दूसरा समीकरण आपको बल का सूत्र देके गया था। गति का पहला समीकरण तो जड़त्व का नियम, गति का पहला नियम तो जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम था, जो बल की परिभाषा देके गया था। गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, whereas second law gives you क्या सूत्र, फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो आपको गति का दूसरा जो नियम है वो क्या देके गया है, सूत्र देके गया, किसका, बल का।
अब आप बताओ मुझे F बराबर क्या होता है? सर F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो जवानों इस a की जगह मैं ये मामला लिख सकता हूँ क्या? इस a की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, कौन रोक रहा है आपको? लिख दो, ये लो, F बराबर m और a की जगह मैं क्या लिख दूंगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। क्या लिखा है मैंने? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, यानी इस a की वैल्यू मैंने पुट कर दी कहाँ पे? बल के फॉर्मूले में। तो जवानों ये वाला जो s है वो आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? f डॉट s बराबर इधर क्या रह जाएगा? m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। अब मुझे ये बताओ इस fs का मतलब क्या होता है? मुझे आप एक बात बता दो, fs का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर इस fs का मतलब तो होता है कार्य w। मैं लिख सकता हूं क्या? w बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। कैसे? देखना, ये जो बट्टा में है इसको मैं गुणा में लाऊंगा तो 1/2 नहीं माना जाएगा क्या? इतनी जो गणित आती होगी। हाँ सर 1/2 है, तो ये 1/2 m है और ये ब्रैकेट में चीज है क्या? ये वाली चीज आपके ब्रैकेट में है क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हाफ m से एक बार v स्क्वायर से गुणा होगा और एक बार ये हाफ m u स्क्वायर से गुणा होगा, तो w बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर नहीं होगा क्या? होगा सर। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? ये W ही क्या है? याद करो मैंने कहा था ऊर्जा के लिए मैंने एक बात बोली थी कि कार्य करने की माप ही क्या है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ही क्या है? ऊर्जा। कोई व्यक्ति द्वारा कार्य कितना किया जाता है उस कार्य को देख करके क्या मापी जाती है? ऊर्जा। तो भैया इस W की जगह में E के या काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकता हूं क्या? सर आप तो लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये वाला मामला। अगर मैं बोलूं कि उसका वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या था? 0 था। सपोज माना कि उस प्रारंभिक वस्तु का वेग 0 था, तो ये पूरा मामला ही क्या हो जाएगा? 0। तो आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v स्क्वायर आ जाएगा और यही चीज आपको याद रखनी है। अरे आपको पूछ ले चलते फिरते, कोई पूछ ले कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो आप बोल देना हाफ m v स्क्वायर होता है, बस बात खत्म। हाफ m v स्क्वायर मतलब क्या? द्रव्यमान गुना वेग के वर्ग का। और किसका पूछ रहा है आपको? ये गतिज ऊर्जा का। अरे आपको अगर कोई सवाल पूछ ले कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो आप बोल देना हाफ m v स्क्वायर। ये तो डेरिवेशन है कि आया कैसे। मैं फिर से बता देता हूं एक बार। अपन पढ़ रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी, और मैंने आपको कहा था टोटल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा के लिए कहा जाता है कि ये वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का क्या होता है? सम। ये दोनों के योग के बराबर होती है, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मैंने कहा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। अरे इस ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। अरे परिभाषा पूछे तो वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। मैंने आपको कहा कि गति का तीसरा समीकरण, कोई वस्तु अगर ए त्वरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगाओगे, ए का मान पुट करोगे सेकंड लॉ में, आपका करके फाइनल क्या आंसर आएगा? हाफ m v स्क्वायर। अब अपन पढ़ रहे हैं स्थितिज ऊर्जा का, तो मैं यहाँ पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। क्या? किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था, स्थिति अथवा अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अरे किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और
पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे आपको इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है जवानों, डेरिवेशन तो ये भी याद नहीं रखना है और इसका भी डेरिवेशन नहीं याद रखना है। जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई है, जो आपके कलरफुल ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई है, यानी फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं, बस ये दिमाग में रखने हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर तो होता है गतिज ऊर्जा और हाफ के एक्स स्क्वायर होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल होते हैं रबर को खींचना, रबर को खींचना, और एग्जाम्पल क्या है, तीर कमान, और एग्जाम्पल क्या है इसका, किसका, स्थितिज ऊर्जा का, तो स्प्रिंग को संपीड़ित करना। अरे स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्प्रिंग को संपीड़ित करना। सर स्प्रिंग को संपीड़ित करना क्या, समझाओ एक बार तो देखना जवानों। स्थितिज ऊर्जा के लिए परिभाषा पे जाओ, स्थितिज ऊर्जा के लिए परिभाषा पे जाओ। ये बोल रहा है किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की पोजीशन अथवा अवस्था, फेज उसकी अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। जब आप किसी स्प्रिंग को, कोई भी स्प्रिंग है आपने देखी होगी, गाड़ियों के शोकर में लगी होती है, खिलौनों में लगी हुई होती है, कई जगह पर होती है। अगर आप उस स्प्रिंग को पकड़ करके कंप्रेस कर देते हैं, अगर आप उसको संपीड़ित कर देते हैं, तो वो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी, यानी कि वो अपने आकार को क्या कर लेगी, बदल लेगी, उसकी अवस्था बदल जाएगी। ऐसे थी स्प्रिंग, आपने उसको दबा दिया है, कितनी देर तक, जब तक आपका उसके ऊपर हाथों का बल लगा हुआ है। जैसे ही आप अपने हाथों का बल लगाते हुए हटाओगे, आप अपना बल हटाओगे, हटाते ही वो अपना मैं यूं कहूंगा शेप जो होगी, उसकी नॉर्मल पोजीशन होगी, उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा, यानी वो स्प्रिंग वापस अपनी सामान्य स्थिति में आना चाहेगा। तो उस स्प्रिंग को दबाने के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा है वही कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा है। रबर को आप अगर दबा देते हो वो दब जाएगा, उसका आकार छोटा हो जाएगा, उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे, वो रबर प्रत्यास्थता का गुण है, उसमें इलास्टिसिटी का गुण है, तो वो अपने आकार को, अपनी शेप को वापस लेने के लिए, प्रारंभिक अवस्था में वापस आने के लिए उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। उसी ऊर्जा का नाम क्या है, स्थितिज ऊर्जा। बात क्लियर है क्या? तो ये तो रहा उसका फॉर्मूला, ये रही उसकी परिभाषा, ये रही इसके एग्जाम्पल। आप बोलोगे सर आपने एग्जाम्पल हमें इसके नहीं बताए, किसके, गतिज ऊर्जा के। तो ये लो जवानों लिख लो, गतिज ऊर्जा का, चलती हुई कार, चलती हुई कार। अरे ऐसे सारे एग्जाम्पल जिसमें गति हो रही हो, क्या है, गतिज ऊर्जा, चलती हुई कार। उड़ता हुआ हवाई जहाज, क्या लिखोगे, उड़ता हुआ हवाई जहाज। एग्जाम्पल हो गए किसके, गतिज ऊर्जा के। ये लो, ये आपके एग्जाम्पल्स हुए किसके, गतिज ऊर्जा के। अब अपन एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं किसके रिगार्डिंग, इन दोनों फॉर्मूलों के बेसिस पे अपन दो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, किन के हिसाब से, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के हिसाब से। मैंने आपको कहा था अपना टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, कार्य ऊर्जा शक्ति का। कार्य अपना खत्म हुआ पूरा, कार्य के फॉर्मूले जितने भी थे, कोस थीटा के आधार पर 3 प्रकार के कार्य थे, कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं, मात्रक क्या है, क्या याद रखना है, मैंने सब बता दिया। अब अपन पढ़ रहे थे ऊर्जा। ऊर्जा में ऊर्जा का मतलब क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा कितने प्रकार की है, यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, स्थिति अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होती है, स्थितिज ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इसका एग्जाम्पल चलती हुई कार है, इसका एग्जाम्पल खींचा हुआ रबर है, इसका एग्जाम्पल उड़ता हुआ हवाई जहाज है, इसका एग्जाम्पल स्प्रिंग को संपीड़ित करना है। ये तो हुई ऊर्जा की बात, जितना आपके सिलेबस में है, ज्यादा आपको डिटेल नहीं जाना है। अब इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल, कैसा गणना का सवाल आ सकता है वो देखते हैं। तो देखना, तो नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मैं यूं कहूंगा कि अपने 3 दिन में टॉपिक खत्म करने का बात था, तो अपन 3 दिन में टॉपिक खत्म करेंगे, यानी 3 क्लास में अपन टॉपिक फिनिश करेंगे। एक क्लास में अपना वर्क फिनिश हुआ, एक क्लास में तो अपना कार्य फिनिश हुआ, एक क्लास में अपनी एनर्जी फिनिश हुई। अभी ये तीन क्वेश्चन करवा दे, आपकी एनर्जी फिनिश। और लास्ट एक क्लास अपन लेंगे पावर के बारे में, शक्ति के बारे में, जो एक छोटी सी क्लास होगी, और उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे शक्ति के बारे में कि शक्ति की क्या परिभाषा होती है, कितने प्रकार की शक्ति होती है, क्या उसका सूत्र होता है, क्या उसका मात्रक होता है, कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और क्या क्या बातें अपने को ध्यान में
रखनी है, लेकिन वो तो बात है बाद में की। अभी आपके सामने 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मैंने अभी तक जो पढ़ाया उसके आधार पर, मैंने अभी तक आपको जो भी बताया उसके बेसिस पर, मैंने अभी तक आपको जो फॉर्मूले बताए उनके आधार पर आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। अपन चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखना, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोलता है एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। क्या बोल रहा है जवानों कि गतिज ऊर्जा कितनी है? 2500 जूल है। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो। देखो सबसे पहले तो क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि जो भी चीजें दी हुई है उनको अंडरलाइन कर लो या उनको ध्यान में रखो। अपन बात करते हैं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है या दे क्या रहा है। आपको दे रहा है कि गतिज ऊर्जा यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर दे दी कितनी? 2500 जूल। चलो ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया द्रव्यमान बराबर 50 किलो यानी कि आपको दे दिया m बराबर 50 kg। ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया, m दे दिया। पूछा क्या है? वस्तु का वेग क्या है, यानी कि क्या पूछा है इसने? v पूछा है। याद करो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है या ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए और m होना चाहिए और v निकाल लोगे। सीधा सा दिमाग में आता है कि सर ने कहा कि किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और जब आपको हाफ mv² कह दे तो दिमाग में आना चाहिए जवानों। तो याद करो हाफ mv², v अपन निकाल लेंगे ना, m अपने पास है, काइनेटिक एनर्जी अपने पास है। तो देखना आपका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। यही होता है। आपके पास में m है, हाँ है सर, आपके पास में हाफ है, ये तो है ही, गणित का है, पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, क्या v नहीं निकाल सकते क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो? v² बराबर v², मैंने v² को इधर लिया और इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ये जाएगा गुणा में, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन, अरे ये क्या जाएगा बट्टा में, तो क्या आएगा? m क्या आएगा? और ये v² है तो क्या हो जाएगा? मैं अगर इस v को v रहने दूं तो ये स्क्वायर वाला इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट 2k अपॉन m नहीं आएगा क्या? रूट 2k अपॉन m नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो अंडर रूट 2 इंटू ke, अरे काइनेटिक एनर्जी कितना है? 2500 जूल है सर। कितना है? 2500 जूल अपॉन m कितना है? 50। लिखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो आपका आएगा क्या? ये 250 इंटू 2 हो गए, यानी 500। क्या लिखूंगा मैं? v बराबर अंडर रूट 500 बटा 5। 500 में 5 का जाएगा कितनी बार? 100 बार। तो अंडर रूट में आएगा क्या? 100, और रूट 100 मतलब क्या होता है? 10, यानी कि आपका v बराबर क्या आया? 10 मीटर पर सेकंड। ये बात किसके समझ में नहीं आई? यानी आपका v बराबर क्या आया? 10 मीटर पर सेकंड। कैसे करना था? सबसे पहले तो थ्योरी में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी होती है। लैंग्वेज पकड़ने के बाद आपको फॉर्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए कि हाफ mv² लगेगा। आपने जब फॉर्मूला लगाया तो v² था, तो इसका स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया, तो रूट 2 क्या है? काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। काइनेटिक एनर्जी 2500 है बट्टा 50 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 250 इंटू 2 क्या आया? 500। 500 बट्टा 5, तो 500 में 5 का जाएगा 100 बार, तो अंडर रूट 100 का मतलब होता है 10। तो आपका आंसर क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। ये तो है देखो गतिज ऊर्जा पर आधारित क्वेश्चन। मैंने आपको कहा अपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा है, तो गतिज ऊर्जा का सवाल भी देखेंगे, देख लिया। अब अपन ने पढ़ी है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। तो देखना, सबसे पहली वही बात कि क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? एक स्प्रिंग, अरे स्प्रिंग की बात आई है, मतलब स्प्रिंग बोलते ही मतलब क्या? स्थितिज ऊर्जा की बात चल रही है। एक स्प्रिंग की स्प्रिंग नियतांक, आप बोलोगे सर आपने बताया ही नहीं था, मैं भूल गया था आपको बताना कि जो हाफ kx², मैंने आपको बताया था ना, हाफ kx² क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। इसमें जो k होता है जवानों, वो होता है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग का कांस्टेंट, और x जो होता है ना, वो होता है उस स्प्रिंग का खींचाव या संपीड़न। क्या सर समझे नहीं? सपोज दैट ये कोई स्प्रिंग है, अगर आपने इस स्प्रिंग को इतना खींचा है तो मतलब ये इसका क्या है? विस्तार है।
और आपने अगर इसको इतना कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो इसका क्या है, संपीड़न है। यानी किसी स्प्रिंग की सामान्य स्थिति से उसका खिंचाव यानी विस्तार या उसका संपीड़न क्या कहलाता है, उसका माध्य स्थिति से उसका विस्थापन कहलाता है। तो ये बोल रहा है कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक इतना है और इसका माध्य स्थिति से विस्थापन x है। क्या है इसका, x कितना, 1 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करो, और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ये आपको पता है। हाँ सर, आपको k दे दिया, x दे दिया, ये ज्ञात नहीं होगी, क्या हो जाएगी, सिंपल सी गणित है। देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ की जगह हाफ, k की जगह 6 × 10 की घात 4, यही तो दे रखा है। हाँ x दे रखा आपको 1 सेंटीमीटर, भैया x आपको लेना होता है मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। देखें 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर। क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर। और जब आप 0.01 मीटर, और जब आप इस 0.01 मीटर का स्क्वायर करने जाओगे, मैं यहां लिख दूंगा 0.01 का स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो जवानों में अगर इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 लिख देता हूं तो कोई गलती है क्या, नहीं सर कोई गलती नहीं है। तो देखना मैं इसको इधर दिखा देता हूं थोड़ा सा, मैं इस 0.01 के बट्टा में 100 करूंगा तो मेरे पास आएगा 1/100, या मैं इसको लिख सकता हूं 10 की घात -2, और इस 10 की घात -2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 10 की घात -4। क्या गलत है क्या, नहीं सर एकदम सही है। ये 10 की घात 4 आएगा तो रख दो यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ 6 × 10 की घात +4 × 10 की घात -4। ये -4 कहां से आया, समझ में आ गई ना आपको बात। मैंने आपको कहा कि 0.01 मीटर में आया, बट्टा में 100 करूंगा, क्यों, पॉइंट हटाने के लिए, तो 1/100 आया। 1/100 को मैं लिख सकता हूं 10 की घात -2, हाँ सर लिख सकते हो, और 10 की घात -2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 10 की घात -4 आएगा, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब आप 10 की घात +4 को 10 की घात -4 से काट सकते हो। जब आपका ये काट दोगे तो इस 2 का भाग जाएगा 6 में, कितनी बार, 3 बार, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगा 3 जूल। ये आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है, एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड वेग से चलती है, यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। सेम वही बात है भैया, आपको बस मात्रकों का ध्यान रखना है और सूत्र का ध्यान रखना है। अब गतिज ऊर्जा का पूछा है तो सीधी सी बात है कि आप सब जानते हो कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। अब आपको जो मात्रक दिए हुए होते हैं उनका ध्यान रखना होता है, स्टैंडर्ड यानी कि SI यूनिट में लेना होता है। ये मीटर पर सेकंड में है तो ये ग्राम में नहीं हो सकता, इसको भी आपको किस में लेना होगा, इसको भी आपको किस में लेना होगा, किलोग्राम में लेना होगा। तो देखना आपको मैंने कहा है कि वापस पढ़ें क्वेश्चन को, एक बंदूक से दागी गई गोली कहां तक जाती है, एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड वेग से निकलती है, तो आप क्या बोलोगे, इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो वही बात है 100 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो जवानों, किलोग्राम में हो जाएगा 0.1 kg। कैसे हो जाएगा कि 1 ग्राम बराबर क्या होता, सॉरी 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो आपने इस 100 ग्राम को डिवाइड करना है, 1000 से भाग दोगे 1000 का, तो आपको 100 ग्राम को क्या बोल सकते हो 0.1 किलोग्राम। अब कर लो इसको सोल्व, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m, कितना m आपको है 0.1 किलोग्राम, ये लिख दो 0.1 किलोग्राम हो गया। v², v मतलब क्या 500। अब 500 गुणा 500, या मैं यूं कहूंगा कि 500 का स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ। अब यहां क्या होगा, 500 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का तो हो जाएगा 25 और 2 जीरो है तो हो जाएंगे 4 जीरो, यानी मैं लिख सकता हूं 0.1 गुणा क्या लिख सकता हूं मैं 25 और 4 जीरो, यही होगा। 5 का हो गया 25, ये 4 जीरो, ये एक जीरो चला जाएगा किसमें, इस पॉइंट को सल्टाने में, ये एक जीरो चला जाएगा इस पॉइंट को सल्टाने में, तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, और ये पॉइंट इसको सल्टा दिया तो क्या आएगा इनटू 25,000। अरे 25,000 बट्टा 2 आया, और इसको जब आप काटोगे पीटोगे तो क्या आएगा 12,500।
12,500 जूल। ये क्या है आपकी गतिज ऊर्जा है, ये आपकी क्या है 12,500 इसकी काइनेटिक एनर्जी है। किलो जूल में बदलोगे तो 12.5 किलो जूल आ जाएगा, 12.5 किलो जूल, क्योंकि किलो जूल में बदलते हैं तो आप डिवाइड बाई 1000 करते हैं। तो ये आपकी ऊर्जा से संबंधित बातें हुई, ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, ऊर्जा से रिलेटेड कैसे सवाल बनते हैं वो मैंने आपको समझाए हैं। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, बेफिक्र रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है शक्ति, जिसका नाम है पावर। एक सिंपल सा छोटा सा और टॉपिक इसी चैप्टर का। तो देखते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। लगे रहें, धन्यवाद।